हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम एडम्स की रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बीएड सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी बीएड एंड डीएलएड शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्किप ना करें क्लास को, बहुत ही ईजी तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग आंसर के रूप में ये आपको 15 नंबर दिलाकर जाएगा, तो स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जान ले कि एडम थे कौन। एडम एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। कौन थे भाई? समाज सेवक थे। एडम्स का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज का विकास किया जा सकता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो भाई अपॉइंट किसने किया था इन्हें? लॉर्ड विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया था? बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य इन्हें दिया गया था। तो बात करें हम एडम्स के बारे में, तो एडम्स कौन थे? एक शिक्षाविद थे, विद्वान थे भाई, एक कर्तव्यनिष्ठ समाज सुधारक भी थे। और जो व्यक्ति समाज में सुधार करना चाहता है तो वो शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। तो इसके लिए जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने बंगाल और बिहार की शिक्षा का बिहार में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए इन्हें काम सौंपा। किनको? एडम्स को। कब? सन कौन सी थी? 1835 से 1838 तक। तो 1835 से 38 में एडम्स ने बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उसके बाद भाई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कुछ 3 इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिनको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस रिपोर्टों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री होने के साथ साथ विचारों व सुझाव का भी समावेश था। भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था भारतीयों के प्रति। तो भाई इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो सबसे मेन बातें लिखी वो क्या लिखी कि भाई भारतीय शिक्षा पद्धति की, भारत में किस टाइप की शिक्षा चलती है, भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम कैसा है, ये सब बातें उन्होंने लिखी। और उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला, कुछ जैसे पहले जो इनके पहले जो आए हुए थे, जैसे मैकॉले आए थे, चार्ल्स ग्रांट आए थे, जिन्होंने ऐसे इन्होंने क्या किया था भाई, शिक्षा भारतीयों को मतलब शिक्षा से एकदम अलग कर दिया था। भारतीयों के हिसाब से शिक्षा देना ये नहीं चाहते थे। तो इनकी रिपोर्टों में जो कमियां रही उनको भी दूर करने की प्रयास किसने किया भाई? एडम्स ने किया। तो 1835 से 38 तक इनका काम चला। अब 35 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी। 35 में क्या किया इन्होंने? अपनी पहली रिपोर्ट दी। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1835 की एडम्स की पहली रिपोर्ट। मैंने आपको जैसे बताया एडम्स ने कुछ 3 रिपोर्ट दी थी। ये 1835 की एडम्स की कौन सी रिपोर्ट है? पहली रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ, एडम्स ने अपनी पहली रिपोर्ट कब? 1 जुलाई 1835 को। कब दी थी भाई? 1 जुलाई 1835 को। एडम्स की रिपोर्ट के 3 मापदंड थे। पहली बात किस आधार पर दी थी इन्होंने? पहली बात तो जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, भाई जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने शिक्षार्थी हैं, उतनी ही इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, उतने ही विद्यालय होना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, भाई शिक्षा कैसी दी जाए जो कि भारतीयों के हित में हो। तीसरी बात इन्होंने क्या ध्यान में रखी? शिक्षा संस्थाओं का उचित विवरण, भाई सही सही विवरण दिया जाए कि शिक्षा संस्थाओं में वित्तीय समस्याएं चल रही हैं, या फिर फर्नीचर की समस्याएं चल रही हैं, या फिर भौतिक समस्याएं चल रही हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं भाई लाइब्रेरी की, या फिर लैब की, या फिर शौचालय वगैरह की समस्याएं। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, शिक्षा संस्थाओं का उचित विवरण दिया। शिक्षकों की स्थिति क्या है, शिक्षार्थियों की स्थिति क्या है, बैठने की स्थिति क्या है, जो क्लासरूम है उनकी स्थिति क्या है, उन सब का इन्होंने सूक्ष्म अवलोकन किया। फिर इन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया पहली रिपोर्ट में। अब जब इन्होंने पहली रिपोर्ट का जो आधार रहा इनका जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं का संख्या, उसमें इन्होंने कहा भाई बंगाल की शिक्षा के अंतर्गत एडम्स ने देखा कि बंगाल और बिहार में 400 विद्यार्थियों की एक पाठशाला थी। एक क्लासरूम था जिसमें कितने थे भाई? एक स्कूल में 400 बच्चे थे। 400 बच्चों की शाला में केवल 63 बालक थे, यानी बच्चे क्या चल रहे थे? एब्सेंट थे। बच्चों का शिक्षा के प्रति लगाव नहीं था। फिर क्या हुआ, इन्होंने दूसरी बात क्या देखी वहाँ पे ऑब्जर्व करी, बंगाल और बिहार में 801 के सर्वेक्षण के अनुसार 63 बालकों हेतु एक देसी शाला। भाई 63 बच्चे एक ही स्कूल में हैं, एक बच्चे एक क्लासरूम में, एक स्कूल में 63 बच्चे हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या देखी, नेक्स्ट बात, शिक्षा की स्थिति का पता केवल पाठशालाओं के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। ये पाठशालाएं निम्न स्तरीय स्थिति थी। तो इन्होंने आगे कहा कि भाई इसके आधार पर हम पूरी शैक्षिक व्यवस्था को डिफाइन नहीं कर सकते। आगे इन्होंने
एक और बिंदु को चुना जो कि क्या था, शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, तो आगे क्या देखेंगे, शिक्षा का स्वरूप। अब शिक्षा के स्वरूप का इन्होंने सूक्ष्म अवलोकन किया, तो उसमें इन्होंने क्या पाया, देखिए उसमें इन्होंने पाया शिक्षा का स्वरूप क्या देखा इसमें, शिक्षा स्तर निम्न होना। भाई बच्चों में क्या है, शिक्षा का लेवल निम्न स्तर की शिक्षा दी जा रही, बालकों की आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है। छात्रों का अवधि के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, क्लास पूरी 1 साल का सेशन है, उसके पहले ही बच्चे स्कूल छोड़ के चले जा रहे हैं किसी अन्य रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है। प्राथमिक पाठशाला में 5 से 6 वर्ष की अवस्था में छात्र शिक्षण प्रारंभ करते थे तथा 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। प्राइमरी लेवल में क्या कर रहे हैं बच्चे, 5 से 6 साल में तो एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं 10-11 साल में प्राइमरी उनका हो जा रहा। तीसरी चीज इन्होंने क्या देखा, एक अक्षर बनाना रेत पर अंगुली चलाकर सिखाते थे। भाई अक्षर बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज करी जा रही थी बंगाल बिहार में, अंगुली, रेत पर उंगली से उनको मतलब उंगली फेरवा फेरवा के अक्षर बनाना सिखाया जा रहा था। फिर क्या इन्होंने देखा, शिक्षा का स्वरूप रेत के पश्चात आटे पर तथा ताड़पत्र पर स्याही से लिखकर सिखाया जाता। फिर पहले उंगली से उसको मतलब सिखाया जाता था, उंगली फेर कर रेत पर, जिसको हम लोग बोलते डस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई धूला पर, फिर उसको आटे पर उंगली चलाकर और फिर ताड़ पत्तों पर लिखना सिखाया जाएगा बाद में स्याही से। फिर क्या देखा इन्होंने, अक्षर ज्ञान के बाद बालकों को लिखने पढ़ने का अभ्यास। जब अक्षर ज्ञान हो जाए, बच्चे सीख जाए भाई, रेता पे उंगली चलाकर प्रैक्टिस हो जाए उनकी, फिर आटे पे उंगली चलवाई जाएगी, उसके बाद फिर उन्हें ताड़ पत्ते पर स्याही पे लिखने के लिए, स्याही से लिखने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद क्या बोलेगा, उन्हें लिखने और पढ़ने की, तभी उसके बाद प्रैक्टिस कराएगी। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या देखा इन्होंने, इन पाठशालाओं का शिक्षण दोषपूर्ण है। भाई शिक्षण की जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, एक ही ढर्रा छाप टेक्निक्स चल रही हैं, चाहे वो बच्चों को बोरिंग लगे या फिर बच्चों को सीखने में मदद करें या ना करें, फर्क नहीं पड़ता इससे। शिक्षक अपने वेतन के लिए छात्रों तथा उनके परिवार वालों पर नहीं। भाई टीचर्स को जो सैलरी दी जा रही वो कोई सरकार की तरफ से फिक्स नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है और ना ही फिक्स सैलरी है टीचर्स की। वो किस पर डिपेंड है भाई, बच्चों के माता पिता पर, है ना। ये स्थिति देखी। नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। भाई कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई एक आपका स्टैंडर्ड लेवल नहीं है कि इस क्लास के बच्चे को इतने क्लास है, इतना पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है, इतनी चीज़ें सिखाई जाएं इस उम्र में बच्चे को, कोई फिक्स नहीं है। चाहे कुछ सिखा दिया या फिर 1-2 दिन छुट्टी मार दी, कुछ भी कर लिया। तो ये स्थिति थी। आगे इन्होंने क्या देखा, शिक्षक अपनी दयनीय स्थिति के कारण छात्रों पर कोई नैतिक प्रभाव डालने में असमर्थ है। बिल्कुल सही बात बोली। हुआ क्या था, जब टीचर्स खुद ही इकोनॉमिकली अनफिट रह रहे हैं तो वो क्या करते थे, वो भी अच्छा इंप्रेशन, मतलब वो अपना खुद गेटअप नहीं बना पा रहे थे, अपने आप को मेंटली, फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो इसका बैड इफेक्ट किस पे पड़ रहा था भाई, बच्चों पर पड़ रहा था। किस पर, बच्चों पर। टीचर उस अपना प्रभाव बच्चों पे नहीं जमा पा रहे थे। जैसा कि बच्चे टीचर को देखकर कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। तीसरा आधार क्या था, शिक्षा संस्थाओं का क्षेत्र। पहला तो उन्होंने जनसंख्या का देखा, दूसरा शिक्षा की स्थिति देखी, वहाँ पे स्वरूप कैसा है, तीसरा देखा शिक्षण संस्थाएं क्या है। तो इसमें क्या देखा इन्हें, भारतीयों हेतु शास्त्रों को ज्ञान प्राप्त करना। भाई भारतीय हो आप, इसलिए आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ये अनिवार्य था। कहाँ पे, बंगाल और बिहार के अंदर में। दूसरी चीज इन्होंने देखी, संस्कृत के पठन पाठन हेतु प्रांत में उच्च विद्यालय। भाई संस्कृत पर ज्यादा बल दिया जाता था, क्योंकि संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट चीज़ क्या देखी इन्होंने, एक संस्था वह थी जिसे काव्य की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा दी। एक संस्था ऐसी भी इन्होंने देखी जहाँ पे काव्य यानी साहित्य की भी बातचीत करी जाती थी, भाई व्याकरण और काव्य संबंधी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी संस्था वह थी इसमें कानून, नियम और काव्य पढ़ाया जाता था। कुछ कॉलेजेस में कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलता था छात्रों को, कोई कॉलेजों में कोई सब्जेक्ट। जैसे एक कॉलेज में शिक्षा के लिए जैसे व्याकरण और काव्य की शिक्षा दी जाती थी, दूसरा कॉलेज जो था वहाँ पे कानून, नियम, लॉ यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं डिफेंस संबंधी शिक्षा दी जाती थी। फिर क्या देखा, तीसरी संस्था में न्याय और साहित्य का शिक्षण। फिर एक संस्था देखी इन्होंने जहाँ पे साहित्य की शिक्षा दी जाती थी और न्याय की शिक्षा दी जाती थी। इन सभी तथ्यों के अतिरिक्त एडम्स की प्रथम रिपोर्ट में उन प्राथमिक शालाओं के संबंध में विशेष जानकारी थी जिन्हें मिशनरी समाज, गैर हिंदुस्तानी संस्थाएं तथा विदेशी लोग चलाते थे। भाई उन संस्थाओं का भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में चर्चा किया, व्याख्यान की, जिन्हें कौन चलाता था, मिशनरीज चलाती थी कुछ, ठीक है, कुछ गैर हिंदुस्तानी संस्थाएं
विदेशी लोग चलाते थे और जिनके संगठन में भारतीयों का हाथ नहीं था। भाई इंडियंस लोग उन्हें मैनेज नहीं कर रहे थे, वो इंडियन के हैंडओवर नहीं थी, ऐसी संस्थाएं भी उन्होंने देखी, उनका भी विश्लेषण किया। तो ये 3 बिंदुओं पर इन्होंने मुख्यतः नज़र डाली अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में, जो कि कब आई थी 1835 में। अब इन्होंने 1836 में अपनी दूसरी रिपोर्ट लाई। दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, एडम्स की दूसरी रिपोर्ट 23 जनवरी 1836 में तैयार हो गई। ठीक है, 1836 में दूसरी रिपोर्ट आई। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने क्या देखा भाई, राजशाही जिले नाटौर के थाने का बारीकी से सर्वेक्षण किया। दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया, नाटौर के थाने का सर्वेक्षण किया। पहली रिपोर्ट की सीमाओं को तोड़ा, यानी पहली रिपोर्ट में जो उन्होंने लिमिटेड अपना काम किया था उसको कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़े, कुछ और बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण करने की कोशिश की। तो इस थाने में इन्होंने क्या पाया, नाटौर जिले में सर्वेक्षण किया। यहाँ पे इन्होंने क्या पाया, मुस्लिम विद्यालयों की संख्या कितनी थी, 17 थी। 4 में फारसी पढ़ाई जाती थी जिनमें से, ठीक है। अरबी भाषा हेतु 20 छात्र थे। 11 विद्यालयों में अरबी पढ़ाई जाती थी, अरबी के लिए 11 विद्यालय थे। 7 में फारसी पढ़ाई जाती थी और कुल 20 छात्र थे जो अरबी पढ़ते थे। 2 शालाएं ऐसी थी जिनमें बंगाली तथा फारसी दोनों ही पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये स्थिति क्या देखी इन्होंने, कुछ आगे बढ़े ये दूसरी रिपोर्ट में। फिर इन्होंने क्या देखा, हिंदू नाटौर जिले का सर्वेक्षण कर रहे हैं, वहाँ का इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया अपनी दूसरी रिपोर्ट में। हिंदू प्राथमिक शालाएँ 11 हैं। दूसरी जगह इन्होंने देखा कि भाई हिंदू प्राथमिक शालाएँ जहाँ पे 11 हैं, 192 छात्र पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात हिंदू प्राथमिक शालाओं की शुरुआत की गई। इन हिंदू पाठशालाओं की विशेषताएं निम्न थी। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं थी। इन पाठशालाओं में 5, 7 और 9 वर्ष की अवस्थाओं में बालक प्रवेश पाते थे। बात करें अगर इनकी दूसरी रिपोर्ट की, तो नाटौर थाने मतलब नाम का जगह का नाम है, नाटौर जिले में इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट की, जहाँ पे इन्होंने कुछ क्या पाया, विद्यालय 17 हैं, मुस्लिम विद्यालय 17 हैं, जिनमें से 4 में फारसी पढ़ाई जा रही और 11 में अरबी पढ़ाई जा रही। अरबी पढ़ने के लिए केवल 20 छात्र हैं। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो इनमें क्या देखा फिर उन्होंने, कहीं पे 11 पाठशालाएं देखी, 192 छात्र टोटल उनमें पढ़ रहे हैं। पाठशालाएं तो 11 है लेकिन छात्र 192 ही हैं। तो इन्होंने इससे क्या सजेशन दिया, भाई हिंदू प्राथमिक शालाओं की शुरुआत की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखा इन्होंने, इन पाठशालाओं में 5, 7 और 9 वर्ष की अवस्था में बालक, भाई बच्चा एडमिशन ही ले रहा 5 साल में, 7 साल में या 9 साल में, 5 से 10 वर्ष तक की अवधि तक शिक्षा प्राप्त करते थे। वही है, 5, 7, 9 वर्ष की अवस्था में तो बच्चा एडमिशन ले रहा है, प्रवेश ले रहा, और 5 से 10 वर्ष तक की अवधि तक शिक्षा प्राप्त कर रहा, उसके बाद क्या कर रहा, छोड़ दे रहा। शिक्षक नए उम्र के, शिक्षक नए युवक व अधेड़ उम्र के भी थे। शिक्षक तो दोनों टाइप के थे, ये इन्होंने देखा वहाँ पे। नेक्स्ट चीज इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया, पहले 10 दिनों में वर्णमाला सिखाई जाती थी। भाई बच्चे को छोटा बड़ा ABCD यही 10 दिन में सिखाई जाएगी। फिर 2 से 4 वर्ष तक ताड़ के पत्तों पर लिखना, वही चीज़, संख्या, ज्ञान, गुणा, भाग आदि एक्सेट्रा सिखाया जाएगा। 2 से 4 साल का बालक को ये शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट चीज़ क्या देखा इन्होंने, इन शालाओं में हस्तलिखित पुस्तकों का चलन नहीं था। भाई कोई रिटन पाठ्यक्रम नहीं था, कोई एक पाठ्यक्रम का ये लोग रिकमेंड नहीं करते थे। तो इनकी क्या हो गई, दूसरी रिपोर्ट हो गई। अब बात करें एडम्स की तीसरी रिपोर्ट के बारे में हम, तो तीसरी रिपोर्ट देखिए इनकी कब आई थी, 38 में आई थी। 35, 36, 37 में कोई रिपोर्ट नहीं आई, 38 में इनकी तीसरी रिपोर्ट आई। इसमें इन्होंने क्या देखा, क्या मतलब सजेशन दिए, सुझाव दिए, वर्तमान देसी संस्थाओं का ही शिक्षा प्रचार के लिए उपयोग किया जाए। इन्होंने बोला भाई शिक्षा का प्रचार करना है तो कोई मिशनरीज यूज़ ना की जाए, कोई ब्रिटिशर्स संस्थाएं यूज़ ना की जाए, सिर्फ और सिर्फ देसी संस्थाएं जो कि भारतीयों के हित में हो और भारतीयों के द्वारा ही बनाई गई हो, ऐसी संस्थाओं का प्रयोग किया जाए शिक्षा का प्रचार करने के लिए। शिक्षा व मुस्लिम दोनों प्रकार की संस्थाएं हैं भारत में, हिंदू मुस्लिम दोनों ही चूँकि रहते हैं। भारत में सबसे पहले मुस्लिमों ने राज्य किया और हिंदुओं का तो भारत है ही, तो दोनों धर्मों को समर्थन दिया जाए, ऐसा तीसरी रिपोर्ट में इन्होंने कहा। एक धार्मिक संस्थाओं का अंग ही अंग है, दूसरे वे हैं जिनका धर्म के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हमें दूसरी संस्थाओं को संशोधित कर उन्हें हिंदू मुसलमान जन की शिक्षा का साधन बनाए। एक तो ऐसी संस्था है जिनका धर्म क्या है, हिंदू, और एक ऐसी संस्था है जिनका कोई धर्म ही नहीं है, किसी धर्म से संशोधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं को क्या करना है, हिंदू मुस्लिम
उन्हें हिंदू और मुस्लिम जनता की शिक्षा का साधन बना दिया जाए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जनता की शिक्षा का साधन बना दिया जाए, ऐसा किया जाए। फिर उन्होंने सजेशन दिया भाई तीसरी रिपोर्ट में, देसी भाषा शिक्षण को शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य अंग। भाई भाषा का जो माध्यम हो वो क्या हो, अपनी मदर टंग हो, ऐसा इन्होंने कहा। अंग्रेजी भाषा शिक्षा संबंधी विचार, भाई मैकॉले की बातों को इन्होंने बिल्कुल नकारा। इन्होंने कहा अंग्रेजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है भारतीयों के लिए, कोई महत्व नहीं हो, कम महत्व हो, अगर वो सीखना चाहें तो सीखें, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा इसमें, इस योजना के पहले चरण के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रचार ग्रामीण शिक्षकों तथा देसी शालाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रयोग को एक से अधिक जिलों में लागू। कहने का मतलब ये है कि भाई शिक्षा के पहले चरण में आप अगर शिक्षा में रिफॉर्म लाना चाहते हो तो सबसे पहले रिफॉर्म किस में लाया जाएगा, ग्रामीण शिक्षकों। भारत में शिक्षा का प्रसार ग्रामीण शिक्षकों तथा देसी शालाओं, सबसे पहले जो रूरल एरिया के टीचर्स हैं उनमें रिफॉर्म लाया जाए, और सबसे पहले जो स्कूल्स हों वो कौन से हो, देसी स्कूल हो, जो यानी भारत के खुद के स्कूल हो, उनमें सबसे पहले रिफॉर्म लाया जाए, सुधार लाया जाए। नेक्स्ट बात क्या कही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक जिले में शैक्षणिक सर्वेक्षण हो। भाई सब जगह शैक्षणिक सर्वेक्षण किया जाए, उसके आधार पर सुधार किया जाए। इस सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक जिले की जनसंख्या, सबसे पहले तो जनसंख्या देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे पास 500 और बच्चे हमारे पास 10 लाख और हमारे पास कॉलेज हैं 5, ऐसा नहीं करना है। पहले जनसंख्या देखो कि कितने हमारे पास बच्चे हैं, उसके अनुसार ही उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसके अनुसार ही कक्ष बन सके, उसके अनुसार ही विद्यालयों का निर्माण भी हो सके। तो जनसंख्या, फिर शिक्षा पाने योग्य बालक, भाई बच्चे कितने हैं जो शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी संख्या देखी जाए। फिर वर्तमान की शिक्षा सुविधाएं, भाई इतना तो है कॉलेज में, इसके आगे हमें सुधार करना है, ये बाद में देखा जाए। पहले तो बच्चों की जनसंख्या की देखी जाए कि भाई कितने बच्चे पढ़ने योग्य हैं और कितने जनसंख्या है टोटल, जो नहीं पढ़ रहे तो वो क्यों नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट है, शिक्षकों की समय समय पर परीक्षा ली जाए। भाई टीचर को भी जज किया जाए, जो कि हमेशा ही शिक्षा प्रणाली का, यानी शिक्षा में जब रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है, हमेशा से ये मतलब उद्देश्य रहा है कि शिक्षकों का भी मूल्यांकन समय समय पर किया जाए। अगर बात करें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भी, तो उसमें भी ऐसा कहा गया है कि भाई 300 घंटे साल में बच्चों को क्या दिया जाए, टीचर्स को और प्रिंसिपल को क्या दी जाए, ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो भी नई नई पेडागोजिकल टेक्निक को सीख पाएँ और क्या कर पाएँ, उनका शिक्षा में यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ताकि क्या हो, इससे शिक्षण संस्थाओं शिक्षकों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सके और शिक्षकों की रुचि और उनकी पद्धतियों में भी सुधार हो सके। तो ये बात हुई। नेक्स्ट है, विलियम एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना। अब इन्होंने कुछ ऐसी बातें तो इन्होंने ऑब्जर्व की जो अपनी रिपोर्ट में बताई गई, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा एक्चुअल में वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनकी योजना क्या थी, इन्होंने प्लानिंग क्या बताई है। एडम प्राच्यवादी विचारधारा का था। प्राच्यवादी यानी प्राचीन शिक्षा को वो महत्व देता था। मैकॉले की नीतियां जो उनकी पाश्चात्यवादी थी उनको समर्थन नहीं करता था। एडम्स ने संस्कृत और बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था, यानी खुद ही वो संस्कृत और बंगाली भाषाओं का विद्वान था। उसके द्वारा भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है। उसके द्वारा भारत में जन शिक्षा, उसने क्या कहा, भाई जन शिक्षा की बहुत आवश्यकता है भारतीयों को, अदरवाइज भारतीयों का हमेशा ही शोषण होता रहेगा, वो हमेशा ही किसी न किसी नवीन तकनीकों का शिकार बनते रहेंगे। तो एक बात हुई, इसकी व्यवस्था वहाँ की कैसे की जाए, इसकी व्यवस्था कैसे किया जाए, भाई वहाँ की भाषाओं के माध्यम से किया जाए। कैसे, वहाँ की भाषाओं के माध्यम से किया जाए। ठीक है, भाषाओं के माध्यम से की जा सकती है। जन शिक्षा योजना में एडम स्मिथ के अनुसार निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया। इसने क्या बोला, भारतीय भाषा एवं साहित्य ज्ञान विज्ञान का भंडार भारतीय भाषाओं द्वारा किया जाए। अगर साहित्य की भाषा, भारतीय भाषाओं साहित्य का ज्ञान, अगर विज्ञान अगर अपन देना चाहते हैं, बच्चे को नॉलेज देना चाहते हैं, तो किसमें, सबसे मेन बात भारतीय भाषा में दी जाए, ताकि अपनी भाषा में इंसान अपनी इन चीज़ों को बेहतर समझ पाता है, अपनी समझ बना सकता है और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सकता है, ज्ञान में वृद्धि जल्दी होगी। भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए यही आवश्यक है। सबसे मेन बात क्या बोली कि भारतीयों को शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए। दूसरी बात कही है,
जन शिक्षा विरोधी निस्यंदन सिद्धांत, मैकॉले ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निस्यंदन सिद्धांत। इसको उसने कहा बिल्कुल हटा दिया जाए, ये तो बिल्कुल भारतीयों के क्या है, अहित में है। क्यों है भाई? निस्यंदन सिद्धांत क्या था? इसमें ये था कि भाई शिक्षा किसको, उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, छोटे मोटे लोगों को, जैसे प्लम्बर हुए, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उनको पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप ही बड़े बड़े समझदार लोगों से थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, उनका काम चलता रहेगा। उनको शिक्षा पे मतलब शिक्षा के लिए उन पर व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका कोई यूज़ भी नहीं है। और जो बड़े वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग, उन्हें शिक्षा इसलिए दी जाए क्योंकि वो थोड़ा बहुत समझते भी हैं, और कहीं वो हमारे क्लर्क बन जाएंगे, कम से कम उपयुक्त हमें क्लर्क की रिक्ति की पूर्ति तो हो पाएगी, यानी हमें योग्य क्लर्क मिल पाएंगे, है ना। तो ये काम था, क्योंकि ये भी सीख जाएंगे तो ये तो फिर सारी हमारी स्ट्रेटजी समझ जाएंगे। ब्रिटिशर सोचते थे, जो अंग्रेज थे, वो सोचते थे अगर ये सब सीख जाएंगे तो हमारी सारी रणनीति समझ जाएंगे, फिर तो हमें ये भारत से निकाल के फेंक देंगे, है ना। नेक्स्ट चीज़ क्या है? निस्यंदन सिद्धांत को भाई हटा दिया जाए, ऐसा बोला इन्होंने। भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि शिक्षा, भाई कृषि शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत की अभी भी 50% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि एजुकेशन मस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला इसने, सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को भाई सभी को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि शिक्षा का स्तर भी बढ़े और सभी सीखने के लिए सभी को शिक्षा मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट कहा, छात्रों की शिक्षाओं निर्धारित समय पर पूरी करवाई जाए। छात्रों की शिक्षा जो है 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल में करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बैठा है, टीचर अपना टाइम पास कर रहा है, टीचर को सैलरी नहीं मिल रही तो उसका मन भी नहीं लग रहा, तो ये सभी चीज़ें ख़त्म की जाए। नेक्स्ट बात है जो, वो क्या कहा उसको भी देख लेते हैं। अब इनकी रिपोर्ट में कुछ गुण और दोष दोनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इनकी रिपोर्ट में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। जैसे बात करें अगर हम किसकी, अच्छाइयों की, तो भारत में जन शिक्षा का सच्चा पक्षधर था। भाई इसने जो बातें बोली बिल्कुल सही बोली, कम से कम देशवासियों के हित में तो बोली, ये इसकी बाबाई के पक्ष में बोलेंगे, गुण है ये इसका, ठीक है। एडम्स ने जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की उसमें 2 प्रश्न चिन्ह उपस्थित थे। पहला यह कि बंगाल और बिहार दोनों प्रांतों में संपूर्ण क्षेत्र की शिक्षा का पूर्व सर्वेक्षण नहीं किया गया। अब इसका दूसरा क्रिटिक क्या निकला, दोष ये निकला कि भाई बंगाल बिहार में इन्होंने बस नाटौर जिले में बस सर्वेक्षण किया, ठीक है, इन्होंने पूरे प्रांत का सर्वेक्षण नहीं किया, एक जगह से इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना दी। ये कमी रही इनकी रिपोर्ट की। लेकिन बनाई क्या, भारतीय लोगों के पक्ष में बनाई। ऐसा नहीं है कि उससे क्या मतलब है शिक्षा से, भारतीयों की प्रॉब्लम से। जब पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उस समय अकेले बंगाल में लगभग 1 लाख स्कूल चल रहे हैं, यानी पूर्व सर्वेक्षण नहीं किया, मोटे मोटे तौर पर इन्होंने दिया। दूसरा क्या रहा, गांव में स्कूल होने और नगरों में भी स्कूल का जाल बिछा होने के बाद अकेले बंगाल में लगभग 1 लाख स्कूल चल रहे हैं, 1 लाख स्कूल चल रहे हैं। ये भी बात गलत है, क्योंकि जब उन्होंने पूरा सर्वेक्षण नहीं किया तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बंगाल में 1 लाख स्कूल चल रहे हैं, जबकि गांव में स्कूल होने और नगरों में स्कूल का जाल बिछा होने पर भी। दूसरी बात क्या है, गांव में स्कूल होने और नगरों में भी स्कूल का जाल बिछा होने के बाद 1 लाख स्कूल होना संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी रिपोर्ट में क्या निकल कर के आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी रिपोर्ट में क्या निकल के आया। एक मिनट। एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना भारतीयों के उपयुक्त होते हुए भी अधूरी योजना, भाई इनकी योजना को अधूरा बोला गया। इन्होंने पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया है, चीज़ों को ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं किया है। इनमें निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया, ये इसका वही गुण है। दूसरी चीज़, भारतीयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए, ये भी इन्होंने गुण है इनकी शिक्षा का, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भारतीयों के लिए उपयुक्त योजना कहा गया, ठीक है। साथ ही इसमें देसी स्कूलों की दशा सुधारने, शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए, स्कूलों की दशा सुधारने के लिए बातें कही गई, जो कि इसके पहले की योजनाओं में कभी नहीं हुआ। शिक्षकों को प्रशिक्षण की भी बात कही गई, आर्थिक सहायता देने की भी बात कही, ये सब अच्छी बातें कही गई, ये गुण हैं इनकी शिक्षा के। और दोष क्या है कि भाई इन्होंने पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया, बंगाल के पूरे प्रांत का मोटे मोटे तौर पर इन्होंने ये बता दिया कि भाई 1 लाख स्कूल हैं।
इसके बावजूद भी इस योजना का अधूरी योजना इसलिए कहा गया क्योंकि ना तो इस शिक्षा योजना में भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए, शिक्षा तो दी जाए लेकिन शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं निर्धारित किए गए, ना ही इसका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया, और इस शिक्षा योजना में ग्रामीण स्कूलों को भूमि देने की बात कही गई लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि भूमि देगा कौन। तो ये कुछ कमियां रहीं। कहा इन्होंने कि भाई शिक्षा दी जाए लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा जाए, ये नहीं, ना कोई इन्होंने पाठ्यक्रम दिया और ना ही बात तो कहा है इन्होंने कि स्कूलों को भूमि दी जाए लेकिन देगा कौन, ये नहीं बताया। तो ये सब कमियां रहीं, आधी अधूरी माना गया इसलिए इसको। नेक्स्ट चीजें देखें। ओके चलिए नेक्स्ट है, एडम ने भारत में शिक्षा की देसी प्रणाली को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। इन्होंने प्रस्ताव दिए, अपने सजेशंस दिए। क्या दिए? इन्होंने कहा पहला पग एक या अधिक जिलों का चयन करने का था जहां एक प्रयोग के रूप में योजना की परख की जा सके। दूसरी बात इन्होंने कही, दूसरा पग जिले का पूरा शैक्षणिक सर्वेक्षण। पहले पग में इन्होंने जिले का चयन किया, दूसरे में शैक्षणिक सर्वेक्षण किया जिसका चयन अधिकांशतः वैसे ही किया जाए जिससे उनकी जांच पड़ताल की। तीसरे पग में अध्यापकों और विद्यार्थियों को प्रयोग के लिए पुस्तकों समूह वगैरह तैयार किए जाएं। चौथे पग में प्रत्येक जिले के लिए एक परीक्षक की योजना बनाई जाए, कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए, ये सब बात कही। इसका कर्तव्य क्षेत्र की सर्वेक्षण करना हो और अध्यापकों को मिलना हो, अध्यापकों से जानकारी लेना हो। पांचवें पग में इन्होंने बोला अध्यापकों को पुस्तकें वितरित कराना, परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये बात कही इन्होंने। छठवें पग में क्या बात कही? परीक्षाओं का आयोजन कर इनाम प्रदान करना, ये बात कही इन्होंने। अध्यापकों को नए अर्जित ज्ञान को विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सातवें पग में इन्होंने क्या कहा? गांव में बसने वाले ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने हेतु प्रोत्साहित करना। भाई ये कुछ उन्होंने 6-7 बातें और क्या कही, प्रगति के संबंध में कही। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा करने के लिए ग्रामीण स्कूलों को भूमिका का अनुदान प्रदान करना था एडम्स ने। चलिए इधर से छोड़िए, आगे देखते हैं, आगे यहाँ से देखते हैं। एडम्स प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। बंगाली भाषाओं आदि का ज्ञान रखते, भारतीय भाषा और साहित्य ज्ञान विज्ञान का, यही बात है। निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया। कृषि प्रधान देश था तो भारत को क्या किया? कृषि शिक्षा दी जाए भारतीयों को, आर्थिक सहायता भी दी जाए, छात्रों की शिक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी हो, कक्षाएं, टीचरों का वेतन बढ़ाया जाए, भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भारतीय और पाश्चात्य विशेषज्ञों की सहायता से कराया जाए, ऐसा बोला। प्राच्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण तो कराया जाए, और कौन सी भाषा में? भारतीयों की भाषाओं में भी कराया जाए, लेकिन दूसरा पर कौन हो? पाश्चात्य विशेषज्ञ हो। बात इन्होंने कही, विशेषज्ञ कौन हो? पाश्चात्य हो, भारतीयों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें बनाए लेकिन भाषा भारतीयों की हो। शिक्षकों और विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक भी हो, ये भी बात कही। शुरू में कुछ जिलों में शुरू किए जाए, धीरे धीरे समस्त जिलों में ऐसा किया जाए। कुछ जिलों में निरीक्षक दिए जाए, फिर सभी जिलों में। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए, टीचर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाए स्कूल्स के थ्रू। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 3-3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4 वर्ष के अंदर इनका प्रशिक्षण का पूरा करा दिया जाए, ऐसी बात कही इन्होंने। नेक्स्ट देखें, अब शॉर्ट में इनकी रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं एक बार। एडम्स की रिपोर्ट को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। चलिए इतना ही है, ये लास्ट है। विद्यालयों की समुचित व्यवस्था हो। दूसरा पॉइंट, विद्यालय शिक्षक के घर पर मंदिर मस्जिद या वृक्ष के नीचे नहीं हो, जैसा हमारे यहाँ बौद्धकालीन शिक्षा या फिर जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें होता था। भाई मंदिर में बच्चों को पढ़ाया जाता, किसी मस्जिद में या फिर किसी पेड़ के नीचे, इस रमणीय स्थल पर, किसी वन उपवन में पेड़ के नीचे सिखाया जाता था, शिक्षा दी जाती, वो ना हो। नेक्स्ट, मुद्रित पुस्तकें दी जाए, शिक्षण सामग्री का अभाव था, ये इन्होंने बोला। स्थानीय संसाधन भी नहीं थे, शिक्षक का समय स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्धारित और समायोजित किया। भाई समय भी कोई फिक्स नहीं था कि भाई 10 घंटे की क्लास लगना है, 5 घंटे का स्कूल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था।
चाहे कभी टीचर्स को बोल दिया जाता था पढ़ाने आ जाइए, पढ़ा देते थे, चाहे कभी भी छुट्टी मार देते थे, कुछ भी नहीं, नियमित रूप से नहीं था। विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत कम थी। प्रवेश के समय ही बालक की कक्षा निर्धारित की जाती थी, ऐसा इनकी रिपोर्ट में शॉर्ट कंक्लूजन में आपको बता रही हूँ। प्रवेश के समय ही बालक की कक्षा निर्धारित कर दी जाती थी कि भाई 10 में इस बच्चे को कक्षा 3 में एडमिशन दे दीजिए, तो 3 में बैठा दिया। तथा शिक्षक द्वारा बालक को योग्य समझता था। शिक्षक जब बालक को योग्य समझता था जब उसकी शिक्षा समाप्त होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, शॉर्ट में हम देख रहे हैं इसकी रिपोर्ट को। बड़े विद्यालय में कक्षा नाकी और प्रचलित थी। बड़े विद्यालयों की शिक्षा जो थी वो नाकीय थी और प्रचलित थी। नेक्स्ट था, पाठ्यक्रम अत्यंत सीमित था, कोई फिक्स पाठ्यक्रम नहीं था, लिमिटेड जैसे भाई क्या सिखाना है बच्चों को, आचरण सिखाना है, अच्छी भाषा सिखाना है, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। किंतु शिक्षकों को मुद्रा व सामग्री के रूप में शिक्षक शुल्क दिया जाता, टीचर्स को दिया जाता था भाई, मुद्रा दी जाती थी या कोई चीज़ दी जाती थी, कोई उनकी आवश्यकता की चीज़, गिफ्ट या उपहार दिया जाता था। बालिकाओं की शिक्षा अनुसूचियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो ये थी एडम्स की रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट और ये क्लास कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लें। आगे ऐसे ही हम सभी टॉपिक्स वाइज वीडियो भी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।